तो दोस्तों आज हम लोग ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में अंतर क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भार यानी वेट और द्रव्यमान मास के बारे में जानेंगे लोग, और इसका अंतर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे लोग। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो कह रहा है जिस बल के कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहने का अर्थ है ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये हमेशा दो पिंडों के बीच कार्य करता है। जैसे मान लीजिए एक पिंड क्या है, ये कोई एक पिंड हमारा हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया पृथ्वी, और एक दूसरा पिंड हम क्या ले लिए, ये हमारा दूसरा पिंड है मून। तो ये हमेशा क्या करेगा, दो पिंडों के बीच कार्य करता है। जैसे ये क्या करेगा, पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये क्या करेगा, मून भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसी खिंचाव को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं लोग। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये हमेशा दो पिंडों के बीच कार्य करता है। तो समझ गए, पृथ्वी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और मून क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। यही क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका फॉर्मूला जो होता है F इक्वल टू फॉर्मूला होता है G इंटू M1 इंटू M2 बटे में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। जहाँ F क्या है, F गुरुत्वाकर्षण बल है। F लिख दे रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है। F गुरुत्वाकर्षण बल है, और G जो है ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी का जो वैल्यू होता है ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसके बाद हमारा क्या है, M1 जो है ये क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी मान लीजिए इसका मास है M1, और ये M2 क्या है, ये भी मान लीजिए ये हमारा M2 का मास हो गया। तो M1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी पहले वस्तु का, पहले पिंड लिख दे रहे हैं, पहले पिंड का द्रव्यमान हो गया। इसके बाद क्या है, M2 है। तो M2 क्या है हमारा, M2 है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, सॉरी ये हो जाएगा दूसरे पिंड का द्रव्यमान। इसके बाद क्या है, R है। तो R क्या हो जाएगा, इन दोनों पिंडों के जो बीच का दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसी को R कहते हैं लोग। इसी को दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, R कहते हैं लोग। यानी जो पिंड का दूरी है इसे हम लोग क्या कहेंगे, R। तो दोनों पिंडों का बीच का दूरी R क्या हो गया, दोनों पिंडों के बीच का दूरी, बीच का दूरी। तो समझ गए आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ये हमेशा दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं लोग। तो अब हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके बारे में न्यूटन साहब क्या कहते हैं, देखिए। सर आइजैक न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करती है। यह बल जो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ है जो हमारा ये बल है ये क्या होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मान लेते ये हमारा कोई पिंड है और ये दूसरा कोई पिंड है। इसका द्रव्यमान जो है मान लीजिए M1 है, और इसका जो कुछ मास है वो क्या है, M2 है। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है,
इन दोनों का जो बीच का दूरी है वो मान लेते हैं r है। और ये क्या करेगा, M1 जो है ये इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, और ये जो है ये भी क्या करेगा, M2 भी इस पे M1 पर क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, यानी F बल लगाएगा। तब यहाँ कह रहा है यह बल जो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी बल जो हमारा F होता है वो समानुपाती होता है किसके, M1 इंटू M2 के समानुपाती होता है। और कह रहा है यह बल जो होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कह रहा है F जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r² के। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, दूरी के वर्ग के, यानी हमारा दूरी क्या है, r है, तो इसके वर्ग के, तो वर्ग कर दिए। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब यहाँ देखिए, अब लिख देंगे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा M1 इंटू M2 के। इसके बाद हमारा क्या था, F था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F समानुपाती का साइन लगाएंगे और दोनों को सजा लेंगे, तो क्या हो जाएगा M1 इंटू M2 बटे में r² लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, समानुपाती का साइन हटाएंगे। तो देखिए समानुपाती का साइन हटता है तो फिजिक्स का एक रूल है, जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो इसके बदले बराबर का साइन देते हैं, और इसके जगह क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो हम कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, g ले रहे हैं। इसके बाद हम लिख देंगे M1 इंटू M2 बटे में क्या हो जाएगा, r²। यही तो हमारा फार्मूला था जो हम लोग पीछे पढ़े हैं लोग, गुरुत्वाकर्षण बल का F इक्वल टू क्या होता है, g इंटू M1 इंटू M2 बटे में क्या होता है, r² होता है। तो आप लोग समझ गए कि ये फार्मूला F जो है कैसे निकलता है। जहाँ F क्या है, देखिए जहाँ F क्या है, F जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और G क्या है, G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। समझ गए, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। G का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। और M1 क्या है, M1 जो है हमारा मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी क्या हो जाएगा, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और M2 क्या है, यानी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी पहले पिंड का द्रव्यमान हो गया। M2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो समझ गए, ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान है M2। और ये जो G है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यानी G का जो वैल्यू है पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होता है। इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये पूरे ब्रह्मांड में इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, यानी कहीं भी चेंज नहीं होगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए दो वस्तु A और B है। A का द्रव्यमान यानी M1 जो इसका मास है 50 kg है, और B का द्रव्यमान जो M2 है उसका जो है मास 60 kg है। कह रहा है ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या दिया है। तो लिख देंगे गिवन। इसमें देखिए मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है, M1 दिया है 50 kg, तो लिख देंगे M1 इक्वल टू क्या है 50 kg है। उसके बाद देखिए M2 दिया है 60 kg, तो लिख देंगे M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 kg हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो R है यानी एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, यानी R का जो मान है वो क्या है 1 मीटर है। तो हमारा R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 1 मीटर। अब हम लोग को फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला जो है F बराबर क्या होता है, G
m1 इंटू m2/r²। यही ना हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्मूला में मान को रखना है। तो जी का वैल्यू तो आप लोगों को पता है, जी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। अब हम लोग फार्मूला में इस मान को रख रहे हैं। देखिए पहले क्या लिखेंगे, F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2/r² हो गया। अब हम लोग को इन दोनों के बीच बल को निकालना है, तो क्या लिखेंगे, F1 इक्वल टू लिखेंगे, जी का वैल्यू कितना है 6.7 ले रहे हैं, तो 6.7 इंटू 10⁻11 हो गया। उसके बाद m1 का वैल्यू क्या है 50 kg है, तो लिख देंगे 50 kg इंटू क्या है m2 का वैल्यू 60 kg है, तो लिख देंगे 60। उसके बाद में क्या है, फॉर्मूला से देखिए r² यानी दूरी का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻11 हो गया। 50 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6×5 = 30 पर 2 को 0 आ जाएगा, यानी 3000 हो गया। बट्टे में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे तो इतना ही आएगा, ऊपर का जो वैल्यू है तो हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू ये 3000 हो गया हमारा। इसके बाद से देखिए क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.7 इंटू 10⁻11। 3000 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू होता है देखिए कैसे, ये 3 हो गया, 10 जो 3 है इसको लिख सकते हैं 1 पर 3 को 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 3000 आ गया। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6.7 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है इसको देखिए 10⁻11 है इंटू 10⁻3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे क्या था 6.7 इंटू 3, तो लिख रहे हैं 6.7 इंटू 3 और फिर इंटू में क्या था 10⁻11 और इंटू में फिर था 10⁻3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, यानी 21 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हासिल क्या आएगा 2 आएगा, 6×3 = 18 और 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 लिख दिए। 1 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव 1 अंक के बाद दे देंगे। इसके बाद इसको देखिए ये है 10⁻11 इंटू 10⁻3 है, तो जब बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे लोग, इसको लिख देंगे 10⁻11 प्लस में 3 लिख सकते हैं, चूँकि हमारा क्या होता है, चूँकि a⁻m हो इंटू में क्या हो a⁻n हो, तो पावर जुड़ जाता है a⁻m + n होता है, जो आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे लोग। इसके बाद क्या करेंगे हम 20.1 इंटू ये क्या हो जाएगा -11 है, ये प्लस में है, तो -11 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 20.1 बटे में 10⁻8 लिख सकते हैं। ये कैसे आया देखिए, जैसे रहता है a⁻m रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁻m लिखते हैं। ये हम लोग 7 क्लास में फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं लोग। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए ये दशमलव तोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे एक और 10 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया 201 और ये है इसके पावर क्या है बेस में, इसका पावर में क्या है 1 है, तो ये बेस समान है, यानी 10 यहाँ पर भी है 10 यहाँ पर भी है। तो जब बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 10⁻9 लिख सकते हैं लोग इसको, चूँकि ये क्या है 10⁸ इंटू में क्या है 10⁻1 है, यहाँ पे क्या है बेस समान है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 10⁻9। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, इसको लिख देंगे 201 बट्टे में क्या हो जाएगा 1 पर 90 लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब 9 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 0 2 3 अंक हो गया, ये हो गया 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 9। तो देखिए कितना छोटा वैल्यू आया 0.00000201 आया। ये इतना छोटा वैल्यू है कि हमें आभास नहीं होता है।
देखिए कितना छोटा वैल्यू आया है, इसीलिए हमें क्या होता है, इस बल का आभास यानी महसूस नहीं होता है, ये बल हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि इसका जो वैल्यू है बहुत छोटा आया है। देखिए, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। तो कह रहा है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी गति यानी वेलोसिटी में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कहने का अर्थ है गुरुत्वीय बल जो है ये हमेशा पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला बल होता है। यानी एक वस्तु क्या हो, एक वस्तु हमारी पृथ्वी हो और दूसरा क्या हो, दूसरा कोई वस्तु हो, इन दोनों के बीच क्या रखता है, गुरुत्वीय बल लगता है। कहने का अर्थ है जब एक वस्तु पृथ्वी हो और एक कोई दूसरा वस्तु पृथ्वी की सतह पर हो तब इन दोनों के बीच क्या लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है। आसान शब्दों में कहे तो दोस्तों जब पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है तो उस वस्तु की गति हर सेकंड बढ़ती जाती है, इससे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी पर इसका औसत जो मान होता है जी का, ये क्या होता है, पृथ्वी पर औसत मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहने का अर्थ है, देखिए मैं आपको फिगर द्वारा समझा रहा हूँ। कहने का अर्थ है जब पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करती है, वस्तु को खींचती है, यानी जब किसी वस्तु को खींचती है तो उसकी गति में क्या होता है, हर सेकेंड बढ़ती जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम छत पर हैं और छत से क्या कर रहे हैं, एक पत्थर को गिरा रहे हैं, तो 0 सेकेंड में उसकी जो वेग होगा, वेलोसिटी, वो क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि 0 सेकेंड में क्या है, अभी विराम अवस्था में, अभी 0 सेकेंड, अभी समय हमारा क्या है, 0 सेकेंड है, तो क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। 1 सेकेंड के बाद उसका क्या हो जाएगा, उसका गति जो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 सेकेंड बाद उसका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड। कहने का अर्थ है हर सेकेंड के बाद उसकी गति में क्या होगा, 9.8 मीटर की वृद्धि होगी। इसी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं लोग। और फिर 3 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड के बाद हो जाएगा 9.8 प्लस 9.8 क्वेश्चन में बन कर मीटर पर सेकेंड, यानी 3 सेकेंड के बाद क्या होगा, यानी हर सेकेंड में 9.8 की वृद्धि होगी। इसी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं लोग। इसका मतलब है दोस्तों कि गिरती हुई वस्तु की रफ्तार हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे लोग बहुत अच्छे तरीके से। और जी का जो फॉर्मूला होता है, जी इक्वल टू ये होता है जी, कैपिटल जी एम बट्टे में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी का फॉर्मूला होता है, जहाँ एम क्या है, एम है हमारा मास ऑफ अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी का क्या है, मास है, यानी मास ऑफ अर्थ हो गया, जिसका जो वैल्यू होता है, यानी पृथ्वी का जो मास होता है ये कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है, 24 kg होता है। और आर क्या है, ये आर जो है रेडियस है, यानी पृथ्वी का क्या है, त्रिज्या है। तो ये कितना होता है, पृथ्वी का त्रिज्या ये होता है 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 6400 इंटू में क्या हो जाएगा, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 64 पर 50 हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी इतना मीटर क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। मीटर में पूछे तो आप लोग ये बताइएगा और किलोमीटर में पूछे तो ये बताइएगा। तो समझ गए आप ये फार्मूला के बारे में। जी इक्वल टू होता है जी इंटू एम इंटू बट्टे में क्या होता है, आर स्क्वायर, जहाँ एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे जी के वैल्यू के बारे में, यानी पृथ्वी पर जी का जो वैल्यू होता है कहाँ पे कितना होता है। तो सबसे पहले हमारा है पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी के सतह पर जी का मान, जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है पृथ्वी के सतह पर, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद हमारा क्या है, ध्रुवों पर, इसके बाद है हमारा ध्रुवों पर जी का मान। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, ध्रुवों पर जी का मान जो होता है वो सार्वधिक होता है,
ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, सार्वधिक होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जी का मान। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होता है। ये देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है। इसके बाद है भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। ये जो क्वेश्चन है चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद करना नहीं भूलिएगा लोग, इसको याद कर लीजिएगा लोग, क्या कि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन इन चारों प्रश्नों से पूछता है। तो सबसे अधिक कहाँ होता है जी का मान, तो सबसे अधिक जी का जो मान होता है वो होता है ध्रुवों पर सबसे अधिक जी का मान होता है। और सबसे पूछा जाए सबसे कम मान कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होता है ये न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। आप इसको शून्य ये वाला नत बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो होता है, इसका तो गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय बल का मान जो होता है वो शून्य होता है, यानी न्यूनतम नहीं, ये क्या है, शून्य है। तो जब अधिक पूछा जाए तो आप ध्रुवों पर बताइएगा, और न्यूनतम पूछा जाए यानी सबसे कम तो आप लोग भूमध्य रेखा पर बताइएगा। अगर जीरो पूछा जाए तब आप लोग इसको बताइएगा कहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो वैल्यू होता है वो शून्य होता है। अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल जी और गुरुत्वीय बल जी में क्या अंतर है। देखिए किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और गुरुत्वीय बल जी क्या है, दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर है तब गुरुत्व बल लगता है। यानी कहने का अर्थ है जैसे सेब के पेड़ से सेब क्या होता है, नीचे टूट कर गिरता है, तो उस पर सेब जो हमारा है, सेब का पेड़ वो क्या है, पृथ्वी पर है। उसके बाद से गुरुत्वीय बल उस पर लगता है, यानी पृथ्वी उसे क्या करता है, सेब को अपने केंद्र की ओर खींचता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसके बाद है जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ये आप लोग पहले ही पढ़ लिए हैं लोग, इसका वैल्यू है कहीं भी चेंज नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं लोग। इसके बाद है जी का जो वैल्यू होता है कैपिटल जी का, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, पर केजी स्क्वायर होता है, सॉरी पर केजी स्क्वायर होता है। और ये जो स्मॉल जी है इसका जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है इसका मान हर जगह नियत रहता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, इसका जो मान है हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मान हर जगह कांस्टेंट रहता है, यानी कहीं पर भी नहीं बदलता है। यानी ब्रह्मांड में हर जगह इसका मान क्या रहता है, सेम रहेगा। ये मान इसका जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये पूरे ब्रह्मांड में इसका जो मान है यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये जो स्मॉल जी है इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। देखिए जो जी का मान है अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी आप लोग पढ़े होंगे पृथ्वी के केंद्र पर जो स्मॉल जी है इसका जो वैल्यू होता है शून्य होता है। और ध्रुवों पर जी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और पृथ्वी की सतह पर जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और भूमध्य रेखा पर जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। अब हम लोग देखेंगे द्रव्यमान यानी मास के बारे में। तो कह रहा है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। यानी जो हमारा द्रव्यमान होता है दोस्तों वो क्या होता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। यानी कहने का अर्थ है ये कभी भी नहीं बदलता है। आप कहीं भी चले जाइएगा ब्रह्मांड में कभी भी नहीं बदलेगा। ये क्या रहेगा, नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, इसको हम चांद पर ले जाएंगे तो क्या हमारा द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। क्योंकि इसमें जो मैटर है वो मैटर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसको चांद पर ले जाइए, मंगल ग्रह पर ले जाइए या अंतरिक्ष में ले जाइए, कहीं पर ले जाइएगा तो इसका जो द्रव्यमान है मास वो चेंज नहीं होगा। और द्रव्यमान जो होता है दोस्तों ये कभी भी जीरो नहीं होता है। यानी मास जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी ज़ीरो यानी शून्य नहीं होता है। इसको आप लोग समझ गए। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक केजी होता है। इसको हम लोग केजी में मापते हैं लोग। ये क्या है, ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है।
ये एक अदिश राशि है, इसको आप लोग याद रखिएगा लोग। क्योंकि मैं पूछा जाए आपका वेट क्या है तो आप लोग बताइएगा 60 kg, तो उसमें डायरेक्शन थोड़े बताइएगा ऊपर या नीचे। तो इसमें क्या है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, यानी डायरेक्शन नहीं है। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता है वो हमारा क्या होता है, अदिश राशि है। यानी मास जो होता है हमारा द्रव्यमान, वो क्या है, ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हमारा क्या है, अदिश राशि है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे वेट यानी भार के बारे में। अब हम लोग देखेंगे भार क्या होता है, यानी वेट क्या है। जिस गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। भार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर रहता है। यानी भार जो हमारा है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर रहता है। भार का जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है M इंटू जी होता है। ये क्या है, हमारा भार का फॉर्मूला है। यही हमारा क्या है, भार का फॉर्मूला है। ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि इसका ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका जो दिशा होता है हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। यानी भार का जो दिशा होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। इसका जो SI मात्रक यानी यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, भार जो है एक बल ही है। समझिए भार क्या है, एक बल है। तो बल का हमारा यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट होता है न्यूटन होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, भार भी एक प्रकार का बल ही है, तो इसका भी यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे W क्या है, W हमारा वेट हो गया, W हमारा क्या है, वेट है। और M क्या है, M जो है हमारा मास है, यानी द्रव्यमान है। और G क्या है, ये हमारा ग्रेविटेशनल है, यानी ग्रेविटी है। G क्या है, G है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। समझ गए आप लोग। अब हम लोग इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं लोग। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं लोग। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान यानी मास जो है पृथ्वी पर 60 kg है। यदि वह चंद्रमा पर जाता है तो वह उसका द्रव्यमान मास और भार वेट क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे लोग। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। और मास जो है यानी द्रव्यमान उसका क्या है, तो मास लिखेंगे, मास इक्वल टू दिया है कितना kg है, 60 kg है। तो क्या निकालेंगे, इसका भार निकालेंगे। तो पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा, तो यानी वेट जो होगा पृथ्वी पर इसका वेट क्या होगा, इसका वेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग G का जो वैल्यू है वो 10 ले रहे हैं लोग, हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग G का वैल्यू 10 लेंगे तो क्या होगा, 60 इंटू 10 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 600 हमारा क्या हो गया, 600 न्यूटन हो गया। चूँकि वेट है, वेट लिखा रहे हो, तो वेट का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन में होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 600 न्यूटन हो गया वेट पृथ्वी पर। अब हम लोग इसका क्या करेंगे लोग, इसका हम लोग कह रहा है ये जो 60 kg का व्यक्ति है चांद पर जाएगा तो इसका यानी मास क्या होगा। तो मास जो है दोस्तों चांद पर, देखिए अब इसका लिखा रहे हैं मास चांद पर, यानी मून पर इसका क्या हो जाएगा, मास। यहाँ पे लिख दे रहे हैं मून पर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो मास होगा मून पर वो क्या होगा, 60 kg ही रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं मास कहीं भी चले जाइएगा ब्रह्मांड में वो चेंज नहीं होगा। आप चाहे पृथ्वी पर रहिए, चाहे आप मंगल ग्रह पर जाइए, चाहे आप चांद पर जाइए, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी पृथ्वी पर आपका मास जो है 60 kg है, तो मून पर यानी चांद पर आपका मास क्या होगा, 60 kg ही रहेगा। अब जो है इसका जो वेट लिखा रहे हैं, वेट कहाँ पे, मून पर हम लोग क्या करेंगे लोग, अब इसका वेट निकालेंगे लोग। तो ये क्या हो जाएगा, यानी हम लोग चांद पर वेट निकालेंगे तो क्या हो जाता है, 1/6 इंटू हो जाएगा 600, यानी पृथ्वी का 1/6 भाग हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 600 न्यूटन। भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 मरतबा में चला जाएगा। तो ये जो हो जाएगा उसका भार यानी वेट जो होगा वो 100 न्यूटन होगा चांद पर। क्या होगा, चांद पर 100 न्यूटन हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे लोग मास यानी द्रव्यमान और भार यानी वेट में क्या अंतर है। देखिए द्रव्यमान जो होता है वस्तु में द्रव्य यानी पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं लोग, द्रव्यमान कहते हैं लोग।
भार जो होता है, भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। इसके बाद समझ गए। इसके बाद हमारा है द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, यानी इसमें जो होता है केवल परिमाण होता है, यानी डायरेक्शन नहीं होता है। ये क्या है हमारा, जब इसमें डायरेक्शन नहीं होती है हमारा क्या है, अदिश राशि है। भार देखिए, भार में परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये हमारा क्या है, सदिश राशि है। इसके बाद है द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, यानी हम लोग द्रव्यमान को किस में मापते हैं लोग, केजी में मापते हैं लोग। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी एन से इसे क्या करते हैं लोग, डिनोट करते हैं लोग। इसके बाद है द्रव्यमान के परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बदलता है, सॉरी दोस्तों। इसके बाद हमारा है स्थान के परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बदलता है। ये क्या कह रहा है, भार स्थान के परिवर्तन से भार बदल जाता है, यानी स्थान के परिवर्तन से भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे हमारा पृथ्वी पर जो हमारा मास जो है, मास 60 kg है, तो भार क्या हो जाएगा पृथ्वी पर हमारा, तो हमारा भार जो हो जाएगा पृथ्वी पर, इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 × 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 600 न्यूटन हो गया भार। यहीं चांद पर हम लोग जाएंगे तो हमारा भार क्या हो जाएगा, 600 बटे में क्या कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए, यानी भार जो है बदलता रहता है, स्थान के परिवर्तन से भार बदल जाता है। जैसे हमारा भार क्या था पृथ्वी पर, देखिए हमारा पृथ्वी पर भार जो था वो 600 न्यूटन है, वहीं भार हम लोग चांद पर गए तो क्या हो जाएगा, देखिए यही हमारा मून पर क्या हो जाएगा, भार 100 न्यूटन का हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे लोग। अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का औसत मान कितना होता है। तो ये आप लोगों को पता है, जी का जो वैल्यू होता है पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो आप लोगों को पता है, हमने पहले ही बता दिया है, पृथ्वी के यानी केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का यानी जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वहाँ जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होगा। तो कितना होता है, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है, पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, यानी 1/6 भाग हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/6 भाग। इसके बाद कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर सबसे अधिक कहाँ होता है। तो कहाँ होता है पृथ्वी पर जी का सबसे अधिक मान कहाँ होता है, तो ये होता है पोल यानी ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद कह रहा है, और सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। इसके बाद कह रहा है जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आप लोगों को पता है जी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और जी यानी कैपिटल जी को क्या बोलते हैं लोग, गुरुत्वीय त्वरण के बीच संबंध क्या है, जहाँ एम क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर क्या है त्रिज्या है। तो जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जी बराबर होता है जी × एम बट्टे में क्या होता है, R² होता है। यही ना संबंध है, तो यही लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।